हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं। उन डिटर्मिनेंट्स में से कुछ जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट रख लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि वो सब कांस्टेंट रहेंगे और उसके बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ी प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप। तो वहाँ से जो एक रिलेशनशिप निकल के आई है, किस तरह की रिलेशनशिप है? इट स्टेट्स द रिलेशनशिप दैट इज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप है ये इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ डिमांड सिंपली स्टेट्स द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी px एंड द क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज़ द dx। और इसके साथ में हमने क्या किया? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जितने भी दूसरे फैक्टर्स थे जैसे रिलेटेड गुड हमने कांस्टेंट कर दिया, सब्स्टिट्यूट गुड कांस्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड कांस्टेंट है, उसके बाद इनकम लेवल हमने चेंज नहीं होने दिया, टेस्ट और प्रेफरेंस कांस्टेंट रख लिए, और हम लोगों ने जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था उसे भी हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। और वहाँ से एक रिलेशन निकला, डिमांड ऑफ कमोडिटी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, तो अगर हम इसका कर्व बनाते हैं तो ये आपको जो y एक्सिस है इस पे दिख रहा है प्राइस इन रुपीज़ एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। तो हम देख सकते हैं व्हेन प्राइस वाज ₹5 तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 1। जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, 2 हो गई। फिर प्राइस और कम हुआ, फिर से क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, फिर प्राइस और कम हो गया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। एट मिनिमम प्राइस दैट इज़ ₹1 द क्वांटिटी डिमांडेड वाज मैक्सिमम। ओके, तो हमें क्या मिलता है जब हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं? तो वी गेट द कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड। हमें एक कर्व मिलता है जो कि हमारे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इन्वर्स रिलेशन को बता रहा है बाय स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड स्लोप में चलता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा डिमांड रिड्यूस होती जाएगी और जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा डिमांड बढ़ती जाएगी। ओके, इट वाज सिंपल। तो अब हम देखते हैं सम फैक्ट्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बता रहा है? सबसे पहले जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें बता रहा है इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स मतलब रिलेशनशिप है बट अपोजिट, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम होने लगेगा दूसरा बढ़ने लगेगा। सो दिस इज इन्वर्स रिलेशनशिप। सेकेंड, ये हमें बता रहा है क्वालिटी है मींस डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन है, बट क्वांटिटेटिवली कितना हो रहा है, मतलब कितने प्राइस से कितनी डिमांड में चेंज आ रहा है। जो फ्लक्चुएशन है वो क्वांटिटी हमें एग्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं चल रही है। थर्ड पॉइंट, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मतलब अगर हम प्राइस को डबल कर देते हैं तो डिमांड कितने गुना कम हो जाएगी और अगर हम प्राइस को हाफ करते हैं तो डिमांड कितने गुना बढ़ जाएगी। इस तरह का कोई फिक्स्ड रेशियो या प्रोपोर्शन हम नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। एंड ये वन साइडेड है। वन साइडेड मतलब क्या बोला है इन्होंने कि भाई प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है उससे डिमांड कम ज़्यादा हो रही है, ये इन्होंने डिफाइन किया। बट अदर साइड, जस्ट द अदर साइड इज़ कि अगर डिमांड फ्लक्चुएट होती है तो क्या इस डिमांड के फ्लक्चुएशन से प्राइस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये इन्होंने हमें डिफ़ाइन नहीं किया है। इन्होंने हमें सिर्फ ये बोला कि भाई प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड के घटने और बढ़ने से इस प्राइस में क्या चेंज आ रहा है ये इन्होंने हमें नहीं बताया। तो क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड इज़ वन साइडेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई ये जो डिमांड में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड बना है, मतलब ये जो प्राइस कम ज़्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से डिमांड हो रही है, तो ये किस वजह से हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? तो देयर आर 5 रीजंस जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। अब हम इन रीजंस को समझते हैं केयरफुली। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। ओके,
व्हेन यू डिज़ायर फॉर द कमोडिटी, जब आपको मैक्सिमम व्हेन यू नीड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, आप उसके लिए स्पेंड करेंगे, जो भी उसका प्राइस होगा, यू विल बी रेडी टू पे फॉर दैट। यू हैव गेन्ड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे उसे तुम कंज्यूम करोगे सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो रहा है। यही हमने बोला है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जिस प्राइस पे गेन किया है, हम रिड्यूसिंग सेटिस्फेक्शन सेम प्राइस पे नहीं लेना चाहेंगे। मतलब हमें पता है कि हम इसे ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं, हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर चुके हैं, तो अब सेम प्राइस क्यों पे करना है, क्योंकि अब हमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या वेट करेंगे कि जब प्राइस फॉल होगा तब हम इसकी डिमांड करेंगे। ओके, सो व्हाट हैपन्स अल्टीमेटली, कि अब जब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो किया जा रहा है, तो सेम प्राइस पे कंजम्पशन नहीं करके जब उसकी प्राइस फॉल होती है तो उसकी डिमांड रेज होती है। ओके, तो सबसे पहला रीज़न इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी कॉमोडिटी है, सपोज कॉमोडिटी X है और कॉमोडिटी Y है, एंड यू आर द यूज़र ऑफ कॉमोडिटी Y, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर X की प्राइस बढ़ जाती है या Y की प्राइस बढ़ जाती है, तो Y एंड X आर द सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। तो क्या करोगे, जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ी तुम इसकी डिमांड बढ़ा दोगे, इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दोनों को तुम कंज्यूम करने को रेडी हो। तो व्हाट हैपन्स इज कि अगर सेम लेवल के दो प्रोडक्ट्स हैं, तुम कंजम्पशन कर सकते हो, तो क्या होगा कि जब एक का प्राइस बढ़ जाता है तो यू स्विच टू द चीपर वन, तुम किसी उससे कम प्राइस वाले प्रोडक्ट पे स्विच करते हो, उसे सब्स्टिट्यूट बनाते हो। तो सेकेंड रीज़न क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ठीक है, तीसरा रीज़न होता है इनकम इफ़ेक्ट। तो ऑलरेडी हम इस बात को समझ चुके हैं कि जो भी नॉर्मल गुड है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो यू स्विच टू द नॉर्मल गुड, आप नॉर्मल गुड की तरफ स्विच करने लगोगे। क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और आपकी जैसे ही इनकम कम होती है तो आप नॉर्मल गुड से कम करके आप इन्फीरियर गुड की तरफ स्विच करने लगते हो। द नेक्स्ट वन इज़ एडिशनल कस्टमर। अब किसी भी चीज़ का प्राइस अगर मैं कम करूं तो क्यों करूं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कोई चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज़ इट कॉस्ट ₹50, तो एक लेवल ऑफ कस्टमर होता है जो उसे अफोर्ड कर सकता है, बट उस लेवल से नीचे वाले कस्टमर होंगे, उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं होगा। तो व्हाट विल आई हैव कि ₹50 में जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट ₹50 में जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के मुझे बहुत लिमिटेड कस्टमर मिलेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, डिमांड लिमिटेड है। अब वहीं पे क्या हो जाता है, मैं इसे कर देती हूँ हाफ, मैंने इस ₹50 के प्रोडक्ट को कर दिया फॉर ₹25। तो अब क्या होगा, जिनके लिए वो ₹50 अफोर्डेबल नहीं थे, जो एक एक लेवल ऑफ इनकम के लोग होते हैं, जो 50 में उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, 25 में अफोर्ड कर पाएंगे। क्या हुआ, मुझे कस्टमर बेस मिला, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़े, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, प्राइस फॉल हुआ, डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी अब उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट द एडिशनल कस्टमर्स, और इससे फिर क्या हुआ, फॉल इन प्राइस, राइज इन डिमांड। अब सेकेंड चीज़ आती है, द लास्ट रीज़न इज़ डिफरेंट यूजेस, कि अगर हम प्राइस कम कर रहे हैं तो क्या होता है, लाइक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो रिसोर्सेज हैं उनके बहुत सारे यूजेस हैं, दे हैव अल्टरनेट यूजेस, मल्टीपल यूजेस। ओके, तो अब क्या होगा कि अगर कोई कॉमोडिटी ₹50 की है, तो मैं क्या करूँगी, उसके सारे यूजेस को अवॉइड करके जो बहुत इम्पॉर्टेंट अगर होगा तो ही मैं उस कॉमोडिटी को परचेज़ करूँगी। अदरवाइज़ आई विल बी लाइक कि नहीं यार, इसका इतना ज़्यादा, मतलब इस यूज़ के लिए मैं इतनी महंगी चीज़ यूज़ नहीं कर सकती। ओके,
अब क्या हुआ, जब यही कॉमोडिटी मुझे 10 रुपीज़ में मिलने लगी, मतलब जिसका प्राइस 50 था उसका प्राइस अगर 10 हो जाता है, तो व्हाट विल आई डू कि भाई मैं ये कॉमोडिटी ले सकती हूँ, उसके बहुत सारे यूजेस है और मैं सारे यूजेस करना चाहती हूँ, तो व्हाट डू आई डू, आई विल बाय द कॉमोडिटी और डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो इन रीजंस की वजह से सक्सेसफुली स्टडी किया जा सकता है। क्या क्या रीजंस है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, फिर इनकम इफेक्ट ऑफ द कंज्यूमर, देन एडिशनल कस्टमर एंड द डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। ओके, अब इस लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब जहाँ पर ये प्राइस गिरने का, सस्ते होने का, महंगे होने का फंडा लागू नहीं होता है। तो वो केसेस क्या हैं? तो सबसे पहला है चेंज इन वेदर। मॉनसून चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश है, आपको रेनीज़ की ज़रूरत है, तो नो मैटर व्हाट डज इट कॉस्ट, यू विल गो एंड हैव इट बिकॉज यू आर इन नीड एंड इट इज़ द डिमांड ऑफ वेदर। ये मौसम की डिमांड है, आपको इसे लेना ही है। सेकेंड, गिफन गुड्स, इन्फीरियर क्वालिटी गुड, इनका भी प्राइस के कम ज़्यादा होने से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। व्हेन कंज्यूमर हैज़ टू बाय, ही विल बाय इट। द नेक्स्ट वन इज़ स्टेटस सिंबल गुड्स, मतलब जो चीज़ें ऐसी होती है जो आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो नो मैटर हाउ डज इट कॉस्ट, यू विल हैव इट, क्योंकि आपका स्टेटस उससे रिलेट करता है, कितना ही महंगा हो, इफ़ इट रिप्रेजेंट्स योर स्टेटस यू विल गो एंड हैव इट। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फियर ऑफ शॉर्टेज। अभी अगर मुझे लगता है या किसी को भी लगता है कि यार आने वाले समय में ये वाले पब्लिकेशन की बुक नहीं मिलेगी, तो अभी वो भले ही 1000 रुपये पर कॉपी सेल हो रहा हो, आई विल गो एंड हैव इट बिकॉज आई एम स्केर्ड कि आने वाले समय में ये शायद मुझे मार्केट में ना मिल पाए। द नेक्स्ट वन इज़ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज़ समथिंग कि ठीक है, फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें तो खर्चा करना है, वी हैव इनकम लेवल और उसके अकॉर्डिंगली खर्चा करना है, तो नो मैटर व्हाट डज इट प्राइस वी विल हैव इट। तो इग्नोरेंस मतलब हम प्राइस पे इतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फैशन रिलेटेड, वी आर द अपडेटेड पीपल, वी गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। तो ट्रेंड में अगर कोई चीज़ है, कोई सा ब्रांड अगर ट्रेंड में है, सब ले रहे हैं, तो वाई डू वी लीव बिहाइंड इन द फैशन, तो हम क्या करेंगे, हम उसे डेफिनेटली नो मैटर किस प्राइस में है वी विल गो एंड हैव इट। एंड यस ऑफ कोर्स द नेसेसिटी गुड, जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, उस चीज़ का प्राइस कितना ही फ्लक्चुएट करे, उसकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, अकॉर्डिंग टू द प्राइस वो चेंज नहीं होगी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। आई रियली होप कि आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ आया होगा एंड यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. And don't forget to like, share and subscribe Escape the Ordinary. Take good care of yourself. Bye-bye.